आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या हो जाएगा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो जैसे कि हमने पहला पार्ट क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वही चीज डील कर रहे हैं। ये कवर करेगा आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। तो आज हम स्टार्टिंग के 4, हालांकि देखा जाए तो ऐसे चलना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैंने सोचा सिस्टमेटिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का देखा जाए तो ये फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा वेटेज कैरी नहीं करती है, बट फिर भी हमको ये पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पॉलिटी में जो चीज रहेगी वो है आपकी फंडामेंटल राइट्स, वो है आपका 4th पार्ट डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जितनी भी पोस्ट है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, ये सारे क्वेश्चंस भर भर के इन्हीं टॉपिक से आते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है आप इसको छोड़ देंगे। कई बार इससे सिंपल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये बस ओवरऑल एक आइडिया होना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहली ही चीज, आर्टिकल आपका पहला क्या हो जाएगा? आपको जैसे कि दिख रहा होगा, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, कभी भी आपको टेरिटरी ऑफ द यूनियन अगर वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, टेरिटरी ऑफ द यूनियन, चलो ठीक है, काम करेंगे, इसको मैंने नीचे काफी अच्छे से बता के रखा है, बट स्टिल आपके लिए पहला क्या हो जाएगा? आर्टिकल 1 क्या बोल रहा है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। वैसे तो टेरिटरी ऑफ द यूनियन का मतलब क्या हुआ? भारत में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट्स है। तो बस आर्टिकल 1 यही कहता है कि हमारे भारत में कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है। सारी चीजों की बात कर रहे हैं। 28 स्टेट्स के अलावा क्या है? 8 यूनियन टेरिटरी है। तो टोटल टेरिटरीज भारत में कितनी हो गई? 28 प्लस 8, तो टोटल टेरिटरीज कितनी हो गई? 36। बस यही आर्टिकल 1 आपको बताने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें आर्टिकल 1 के अंदर वैसे तो आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने ला लिया है। आपको पता है, एसएससी सीजीएल दीजिए, आप एसएससी सीपीओ दीजिए, सीएचएसएल दीजिए, एमटीएस दीजिए या जीडी दीजिए, मैं मान नहीं सकता कि इतना अंदर जाके वो क्वेश्चन पूछेगा। फिर भी हम बस ओवरऑल ये रीड करके मैं आपको बता दूंगा। ला तो मैंने लिया है कि एक कवरेज हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? आर्टिकल 1 के है, 4 ऑप्शन अलग अलग देंगे। आर्टिकल 1 समझ में आ गया आपको? नेम एंड इट्स टेरिटरी, या तो टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब बात कर लेते हैं, अच्छा इसे देखिए, ये आर्टिकल 1 और ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है, इसे क्या पढ़ा जाता है? सब क्लॉज नहीं, वैसे तो अगर इसके अंदर और रहेगा इसे क्लॉज कहा जाएगा। आर्टिकल 1 क्लॉज 1, ये चीज समझ में आ रही है? आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी अगर हमारा जो भारत है वो क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स कहलाएगा। भारत को क्या कहा जाता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यही सेम चीज अमेरिका में क्या कहलाती है? फेडरल ऑफ स्टेट्स। अब देखो, दोनों में फर्क बताता हूं। पहली बार भी मैंने इसके पहले भी बताया था कि हमारे आंबेडकर में क्या थी? 36 बुद्धि थी। उन्होंने क्या बोला है? ये एक शब्द यूनियन ऑफ स्टेट लिख देने से क्या हो जाएगा? हमारे राज्यों को अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपना अलग से एक देश घोषित कर ले, हमारे भारत को छोड़ के चला जाए। किसके कारण? यूनियन ऑफ स्टेट्स के कारण। हमने किसी भी राज्य को अलाउ नहीं किया है कि वो हमसे अलग हो सकता है। ये चीज समझ में आ रही है? इसी को क्या कहा जाएगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स। अमेरिका में वर्ड क्या यूज किया गया है? फेडरल ऑफ स्टेट। फेडरल ऑफ स्टेट में मतलब उनके राज्यों को अलाउड है कि वो कभी भी देश छोड़ के अपने आप को अलग से सेपरेट टेरिटरी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके क्लॉज 2 की। क्लॉज 2 में क्या बताया गया है? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज देयर ऑफ शेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। वैसे क्या कहा गया? अपने फर्स्ट शेड्यूल याद है? फर्स्ट शेड्यूल क्या था? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो ये क्या बताया गया है कि हमारे भारत में, यही मैंने आपको पहले बताया था, आर्टिकल 1 किससे डील करता है? 28 राज्य और प्लस 8 यूनियन टेरिटरी। उसका एग्जैक्टली कौन सा पार्ट डील कर रहे हैं? 1 का क्लॉज 2। 1 का क्लॉज 1 क्या था? इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लॉज 2 क्या बोल रहा है? कि भारत में 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसे कहां पर मेंशन किया गया है? स्पेसिफाइड कहां किया गया है? फर्स्ट शेड्यूल में। बस यही बताया गया है। अब क्लॉज 3 देख लेते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा? मतलब इसके अंदर क्या बताया गया है? टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइजेस, उसमें क्या क्या आएगा? अब देखिए, आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 का ये ए बी सी, इसमें टोटल 3 चीज आएगी। इंडिया में टोटल कितनी चीज आएगी? 3। अब 1 के क्लॉज 3 में ए बी और सी है। पहले इसमें क्या बताया गया है? भारत में क्या है? राज्य है।
भारत में क्या है, यूनियन टेरिटरी है, और भारत में क्या है, अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमारे भारत में कुछ ऐसी चीजें भी है जो हमने एक्वायर की है, ठीक है, एक्वायर किया है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा पौंडीचेरी। क्या हो जाएगा, पौंडीचेरी पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन इस पर किस पे कब्जा था, पोर्चुगल का। तो हमने पौंडीचेरी को 1962 के आसपास एक्वायर किया, मतलब फॉरेन टेरिटरी से लिया। ये चीज समझ में आ रही है। तो भारत में अगर पूछा जाए टेरिटरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में स्पेसिफाइड किया गया है। पहला हो जाएगा स्टेट्स, दूसरा हो जाएगा यूनियन टेरिटरी, और तीसरा हो जाएगा टेरिटरी एज में बी एक्वायर्ड बाय द स्टेट्स या इंडिया। अच्छा, यहां हमेशा याद रखना, स्टेट का कई बार यहां पर पता है क्या होता है, पॉलिटी में स्टेट का मतलब राज्य ही नहीं कहलाता, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। पॉलिटी में यानी कि आप जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, उसमें वैसे स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट। और भी वो हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे ना, तब मैं बताऊंगा। आगे बढ़ जाए, आर्टिकल 1 सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए देख लेते हैं अब आपका आर्टिकल 2 क्या है। ये हद से ज्यादा आसान है। आर्टिकल 2 क्या बोलता है, एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। क्या कहता है, एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसका बेहतरीन एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई मुझे बताएगा। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं सिक्किम। सिक्किम देखो बेटा, आंध्र प्रदेश एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, तेलंगाना भी गलत हो जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे, वो आर्टिकल 3 में आ जाएगा। फिलहाल ये याद रखिए, इसमें क्या कहा गया है, एडमिशन। एडमिशन आपने देखा होगा, यहां पे भी एडमिशन लिए जाते हैं। और एडमिशन किन बच्चों का होता है, जो पहले से ही महाराष्ट्र में रह रहे हैं, आसपास पुणे में रह रहे हैं, उनका हम एडमिशन ले लेते हैं। सिक्किम क्या था, पहले से ही था तो भारत का हिस्सा, लेकिन उस पर क्या था, एक राजा की हुकूमत थी। उस राजा ने अपनी हुकूमत छोड़ी, वो पहले से ही भारत का हिस्सा था, बस उसको ऑफिशियली हमने कब एड ऑन किया भारत में, 1975 में। तो ये बेस्ट एग्जांपल होगा, किसी भी राज्य जो पहले से ही हमारा भाग है, उसको ले लेना, अधिकृत करना। ये हो जाएगा आर्टिकल 2 में, एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, लेकिन ऐसे स्टेट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है, ब्रैकेट वाली, मतलब सिक्किम था तो पहले से ही, बस उसको हमने जोड़ा कब, 1975 में। ये हो जाएगा एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब आर्टिकल 2 क्या करता है, ग्रांट करता है 2 पावर। किसको पावर ग्रांट करता है, पार्लियामेंट को। अच्छा, कौन सा राज्य को जोड़ा जाएगा, कौन से राज्य को नहीं जोड़ा जाएगा, यह पावर किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के पास नहीं है। यह पावर किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास मतलब उसके कम से कम 800 सदस्यों के पास। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में 550 मैक्सिमम सीट हो सकती है, और राज्यसभा में 250 सीट्स हो सकती है। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो लगभग कितनी सीट्स हो गई, 800 सीट्स हो गई। ये चीज समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा, अब आर्टिकल 2 का ए है और 2 का बी है। 2 का ए क्या बोलता है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, और 2 का क्लॉज बी क्या बोलता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। मतलब हम क्या है, एक नया राज्य स्थापित भी कर सकते हैं। अच्छा, दोनों को ये फर्क तो पता होगा ना, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट में। आज तक हमने कोई स्थापित नहीं किया है, लेकिन मान लीजिए कोई टेरिटरी हमारी खाली पड़ी है, लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है। कितने आइलैंड है, 36, लेकिन रहा बड़े मुश्किल से 10-11 आइलैंड्स, उसमें ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पर लोग रहते हैं। मतलब कितने आइलैंड्स खाली है, 25 आइलैंड खाली है। हो सकता है किसी आइलैंड को स्थापित किया जाए और वहां पर टूरिज्म बढ़ाने के लिए हम घोषित कर दे। ये चीज समझ में आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक अलग से राज्य या यूनियन टेरिटरी को बना सकते हैं। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा वो, आर्टिकल 2 क्लॉज बी। पक्का समझ में आ गया, ये हो चुका है। अच्छा, आर्टिकल 3 की पहले बात कर लेते हैं। आर्टिकल 3 में क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज और नेम्स ऑफ द स्टेट्स। सबसे पहली चीज ये याद कैसे रहेगा, फॉर्मेशन में आपने नोटिस किया 2 अलग सिलेबल्स कितने हैं फॉर्मेशन में, 2 सिलेबल्स है, फॉर और मेशन। ये 2 सिलेबल्स है, बोलते वक्त हम पहले फॉर बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, मेशन। ये 2 सिलेबल्स के कारण फॉर में कितने लेटर आ गए, 3। और मुझे बताइए अल्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ALT। कितने लेटर हो गए, 3। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अल्टर का शॉर्ट फॉर्म है ALT, लेटर है 3, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, 3। अगर किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है या किसी भी राज्य की बाउंड्रीज चेंज करनी है, तो उसके लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। बस अब मैं बताना चाहूंगा इसका बेस्ट एग्जांपल। देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का मतलब क्या है, मतलब एक नए राज्य को निर्माण करना। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है तेलंगाना, 2014 में बना था।
लेकिन किस तरीके से निर्माण करना, जो पहले से ही राज्य है उसको दो भाग में तोड़ देना, या दो अलग अलग राज्य है उसको जोड़ देना। ये चीज समझ में आई? आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस समझा? पक्का? बहुत बड़ा डिफरेंस है आर्टिकल 2 और 3 में। फॉर्मेशन मतलब निर्माण करना, आपको अभी यहां पर समझ में आएगा। बस इतनी चीजें याद करनी है। सबसे पहले तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र, ये चीज रट्टा मारिए। मैंने बता दिया आर्टिकल 3 याद कैसे रहेगा। अल्टरेशन का शॉर्ट फॉर्म मार दो, एएलटी लेटर 3 आर्टिकल 3, या फॉर्मेशन में भी 4 आ रहा है तो 3 लेटर आर्टिकल 3। और आप एक बात बताइए, वैसे तो एडमिशन आर्टिकल 2 है, कैसे याद रहेगा? वैसे तो एडमिशन में एड आ रहा है, एड में वैसे तो 3 लेटर होते हैं, लेकिन एडमिशन में एड सिलेबल अलग है और मिशन अलग है। ये चीज समझ में आई? दो सिलेबल्स है, एड अलग मिशन अलग। तो एड में कितने लेटर हो गए? 2 लेटर हो गए। बस मैं यही बता रहा हूं। हमारी ट्रिक हमेशा से, जो लोग थोड़े स्टूडेंट पुराने हो गए हैं उनको मेरी ट्रिक्स तो पता ही चलती होगी। लेटर के अंदर ही, प्रश्न के अंदर ही उत्तर बना लिया करो। जैसे किसी ने बोला फॉर्मेशन का आर्टिकल बताओ, फॉर में कितने लेटर हो गए? किसी ने पूछा एडमिशन वाला आर्टिकल बताओ, मैं बोल रहा हूं एड अलग, एड में कितने लेटर हो गए? 2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 3 का, ए बी सी डी ई। इसके अंदर टोटल कितने क्लॉजेस है? 5 क्लॉज है। देखो 5 का ए बी ए, ये देखो ए बी सी डी ई, मतलब 1 2 3 4 5। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट बना लेते हैं, फिदा। क्या बना लेंगे? FIDAA, सबसे आसान आर्टिकल है क्लॉजेस याद करने का यही। अब देखिए, ये F, ये I, ये D, ये A, ये A। F से क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। I से क्या हो गया? इंक्रीज करना किसी भी राज्य का एरिया। D से क्या हो गया? डिक्रीज करना किसी भी राज्य का एरिया। A से क्या हो जाएगा? अल्टर करना, बाउंड्रीज को अल्टर करना किसी भी राज्य के नाम को। पहले ये पूरा लिख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। कुछ नहीं समझेगा तो पूछिएगा। अच्छा, एक और चीज, पॉलिटी में डिक्रीज नाम का कोई शब्द नहीं होता। डिक्रीज का सिनोनिम लिखा गया यहां पर, डिक्रीज मतलब डिमिनिश करना। ठीक है, अब ये आपका आज का आखिरी आर्टिकल रहेगा। अच्छा चलिए ठीक है, फिलहाल इसमें और भी चीजें लाया हूं। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो इसका सेपरेशन हुआ है टेरिटरी का। वैसे मैंने बताया आर्टिकल 2 और 3 में फर्क क्या है। एडमिशन मतलब जो पहले से राज्य है उसको एडमिट करना, और फॉर्मेशन मतलब जो पहले से राज्य है उसको दो भागों में तोड़ देना। चाहे कुछ भी रीजन हो सकता है। जैसे तेलंगाना का अलग होने का रीजन क्या था कि वहां पर तेलुगु बोला जाता है और आंध्र प्रदेश में मोस्टली तमिलियंस थे, तो उन दो चीजों में बांट दिया गया। ये चीज समझ में आ रहा है? तो अब आगे ये देखिए, जैसे अब आपको कई बार पता है क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ जब राज्य बना बताइए वो किस राज्य से अलग हुआ। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे आप लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश से आप शॉर्टकट बना सकते हो, मध्य प्रदेश से क्या अलग हुआ? सी, छत्तीसगढ़। मद्रास जो कि आज के टाइम पे क्या कहलाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु से क्या अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से क्या अलग हुआ? तेलंगाना। ये चीज याद रखनी है। बिहार से क्या अलग हुआ? झारखंड। यही एग्जाम का एक बार आपके SSC CHSL का पार्ट बने कि झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था? बिहार। ठीक है, अब आर्टिकल 3 को इंप्लीमेंट करने के लिए दो कंडीशंस है। वो तो हर किसी को इंप्लीमेंट करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा? बिल को इंट्रोड्यूस करना। और अगर किसी राज्य का नाम चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी केरला का नाम चेंज करने वाले हैं, केरलम, तो क्या होगा? बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है वो स्टेट लेजिस्लेचर को एक कॉपी दे दी जाएगी। और अगर वो एक्सेप्ट करती नहीं करती वो बात की बात, और सारी प्रोसीजर ऐसी कहलाएगी। फिलहाल आपको ये लिख लेना है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 4। अब मैं बताता हूं, जब हमारी स्टूडेंट वाली लाइफ चल रही थी आर्टिकल 4 हमको किसी को समझ में नहीं आता था, इतना टफ हुआ करता था। हमारे सर हमेशा सिंपल सिंपल आर्टिकल नहीं पूछते थे, बोलते थे बताइए आर्टिकल 4 क्या है, समझाने, और हमको समझ में नहीं आता था। सिंपल तरीके से मैंने लिख के लाया है। हालांकि ऐसी राइटिंग आपको रियलिटी में नहीं देखने मिलेगी, ये मैंने अपने मन से लिख दिया, जितना सिंपल सरल हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 4 सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 4 का डायरेक्ट किससे नाता है? आर्टिकल 2 एंड 3 से। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या कहता है? एनी अमेंडमेंट, मैंने पहले ही बता चुका है, जो जिसकी पहली क्लास होगी उसको बताना चाहूंगा। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना। हम कई बार संविधान में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अमेंडमेंट। एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। आर्टिकल 2 क्या था? एडमिशन। 3 क्या है? फॉर्मेशन। मतलब नॉर्मल सी बात है, कोई भी अगर हम नया राज्य ऐड कर रहे हैं मतलब संविधान में चेंज करना पड़ेगा। आर्टिकल 3 में अगर कोई भी राज्य नया वाला बना रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल 3 में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन आर्टिकल 4 क्या बोलता है? एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 इज नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट एट ऑल।
ये चीज समझ में आई? यानी कि आर्टिकल 2 और 3 में हम कोई अगर चेंज करेंगे तो उसे अमेंडमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा वो भी मैं समझा देता हूं। अच्छा, कभी भी किसी भी अमेंडमेंट करने के लिए, अमेंडमेंट का आर्टिकल मैंने पहले भी रटवाया है, अगर नहीं पता है तो आर्टिकल ये फिर से रट लीजिए, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अमेंडमेंट का आर्टिकल क्या है? 368। कभी भी अमेंडमेंट करते वक्त हमें क्या लगती है? स्पेशल मेजोरिटी। क्या लगती है? स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन आर्टिकल 2 और 3 में अगर किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी दो राज्यों को जोड़ना है, तो हमको स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगती। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है? 51%। 51% मतलब 50 लोगों से ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, उसको कौन सी मेजोरिटी कही जाएंगी? स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन आर्टिकल 2 और 3 में कोई अगर चेंजेस करने हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ होता है। किसके मेजोरिटी के साथ होता है? सिंपल मेजोरिटी के साथ। यही कारण है कि वो उससे क्या कहलाया जाता है? अमेंडमेंट नहीं कहलाया जाता। चलिए पहले लिख लीजिए सब। अब मैं बताता हूं सिंपल मेजोरिटी क्यों लगती है। क्योंकि ये देखिए, वाई मैंने सिंपल लिख दी है, बिकॉज दैट इज द ओनली वे जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जीत जाएगी। अगर कभी झगड़ा होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, जीतेगा कौन? केंद्र सरकार ही हमेशा जीतनी चाहिए। इसलिए अगर कम से कम लोग भी सपोर्ट किए तो केंद्र में बहस हो गई तो भी वो लोग जीत जाएंगे। कोई बहस का है ना, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये आर्टिकल 4 तक कवर हो गया। एक काम करते हैं, अब एक बार छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। आर्टिकल 1 क्या था? नेम एंड इट्स टेरिटरी, ये आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 2 क्या था? एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स। थर्ड क्या है? फॉर्मेशन या अल्टरेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्टेट्स और बाउंड्रीज। यहां आखिरी वाला क्या हो जाएगा? एनी अमेंडमेंट जो हम करेंगे आर्टिकल 2 और 3 में इज नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट एट ऑल। यहां पर आपका स्टार्टिंग का 4 पक्का खत्म हो गया है। आपको क्या करना है? ये आर्टिकल्स बस याद रखने की कोशिश करनी है। उसमें से कुछ कुछ चीजें मैंने हालांकि स्टार्टिंग डेज में इनिशियली अगर आपको क्लॉजेस रटोगे नहीं ना, 1 का ए बी सी डी चलेगा, लेकिन 3 का तो बहुत आसान है। फिदा, फॉर्मेशन, इंक्रीज, डिक्रीज। फिदा में क्या हो जाएगा? हाँ, डिमिनिश हो गया, और हो जाएगा अल्टरेशन ऑफ नेम्स ऑफ बाउंड्रीज एंड अल्टरेशन ऑफ नेम्स ऑफ, या तो नेम ऑफ द स्टेट्स, वो जो भी था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अगला, अभी भी आपका ना सिर्फ आर्टिकल खत्म हुआ है। अब हमने क्या तय कर लिया है? आर्टिकल। लेकिन इसके अलावा भी आपके पॉलिटी से कई बार ये केसेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कुछ और चीजें बाकी है। बट स्टार्टिंग की हमने क्या चीज देख ली? 4 आर्टिकल्स देख लिए। देखा जाए तो आर्टिकल सबके सब खत्म। पक्का सबका क्लियर है? अब आगे देख लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन मार्क है। इज इट लीगल दैट इंडियन पार्लियामेंट कैन सीसीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट अंडर आर्टिकल 3? अब ये तो लोगों को लग रहा होगा भाई साहब हे काय चालतोय, मी सांगतोय बाबा, इकडे पहा, मी सांगतोय तुम्हाला। सिसीड म्हणजे अपनी टेरिटरी किसी को दे देना। सिसीड म्हणजे काय? गी देना। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? अब देखो मैं बताता हूं, क्या ये लीगल है कि इंडियन पार्लियामेंट अपना कोई भी एक जमीन का टुकड़ा किसी भी को भी गिफ्ट कर सकती है या दे सकती है? लीगल है कि नहीं है? बिल्कुल लीगल है। इन सम केसेस, इन सम केसेस। अब बताता हूं ये केस किसका है। यही एक केस उठा था, और वो केस का नाम क्या है? बेरूबरी यूनियन केस 1960। ये ईयर भी याद रखना है। इस केस में क्या किया गया था? हमारे भारत में बेरूबरी यूनियन नाम की एक जगह थी। ये क्या था? एक रीजन है, एक जगह है जो कहां आता था? वेस्ट बंगाल में आता था। कहां आता था? वेस्ट बंगाल में। अब यहां पर जो मेजोरिटी लोग थे वो मोमेडियंस थे, वो बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। एक टाइम था 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय एक बाउंड्री का कमीशन बताया गया था। एक अलग से कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था रेडक्लिफ कमेटी। उस रेडक्लिफ कमेटी का एक चेयरमैन था सर सिरिल रेडक्लिफ नाम से। रेडक्लिफ के एक सरनेम है। वो कमेटी जब बनाई जा रही थी तो उनको कहा गया था आप भारत का जो बॉर्डर है वो डिमार्केशन करिए, मतलब एक मैप बनाइए, उसमें आप बांग्लादेश सेपरेट कर दो, उसमें आप पाकिस्तान सेपरेट कर दो। उसने क्या किया? बड़े 6 हफ्ते के अंदर सब मैप पटपट पटपट बना दिया। लेकिन कई बार मैप बनाते वक्त उसने क्या चीज को फॉलो किया था? बॉर्डर, अब नॉर्मल सी बात है, बॉर्डर में हमेशा डिस्प्यूट होता है, झगड़े होते हैं। उसने क्या डिसाइड किया? बॉर्डर में ऐसे ड्रॉ करूंगा, मैप में ऐसे बनाऊंगा, बॉर्डर में अगर मान लो जो हिंदू वाले लोग हैं वो भारत को दे दूंगा, जो मोमेडियंस वाले लोग हैं वो पाकिस्तान को दे दूंगा। ये समझ में आया उसने क्या ट्रिक फॉलो किया था?
बट जल्दी जल्दी बांटते बांटते वक्त उसने क्या किया, उसका ध्यान नहीं था कि बेरूबरी जो नामक एक जगह है उसमें मोमेडियंस ज्यादा थे, और उसने गलती से इसको क्या कर दिया था, भारत को दे दिया था। इसी के बीच में हमारे उनके झगड़े चलते थे। तो वो झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए और हमारा रिश्ता अच्छा बना रहे, इसलिए हमने क्या किया था, ये बेरूबरी यूनियन को किसको दे दिया था, ईस्ट पाकिस्तान को। किसको दे दिया था? ईस्ट पाकिस्तान का भी नया नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। आपको ये चीज याद रखनी है। तो हमने क्या किया था, बेरूबरू नामक जो जगह थी उसको हमने गिफ्ट में दे दिया था, किसको? ईस्ट पाकिस्तान को। अब आगे आ जाते हैं, केस कंसर्निंग द ओनरशिप। मतलब ये केस किसके लिए था कि भैया बेरूबरी ये रीजन जो है वो उसकी ओनरशिप किसके पास है, भारत के पास रहेगी या ईस्ट पाकिस्तान के पास रहेगा? तो अब किसके पास है? ईस्ट पाकिस्तान के पास। याद रखिएगा, हो सकता है मल्टी लाइनर क्वेश्चन में पूछ ले, ये जो बेरूबरी नामक जगह थी वो वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट में थी? जलपाईगुड़ी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बस खत्म, इतनी ही चीजें हैं, नीचे का भी मैंने पूरी स्टोरी बता दिया, इतना चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के तरीके देखो, 100 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाएगा। वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1 बना के दिखाता हूं कि आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश है ये आंध्र प्रदेश है, इससे 2014 में तेलंगाना सेपरेट हुआ। ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाया है। वो पूछेगा जब 2013 तेलंगाना को 2014 में हमने आंध्र प्रदेश से सेपरेट किया था, तो बताइए इंडियन पार्लियामेंट ने कौन सा आर्टिकल यूज किया होगा। क्वेश्चन बन चुका है। अब बताइए, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4? आर्टिकल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जहां की मैंने बताया फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्टेट्स। अल्टरेशन ऑफ नेम्स, फॉर्मेशन मतलब दो राज्यों को तोड़ के बनाया जाता है, मैंने एग्जांपल भी बता दिया। तो बस बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अभी आपको बनाया था, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो सकता है। अगर एग्जाम में कई बार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन ये क्यों नहीं हो सकता कि बेरूबरी केस की वो ला ले कि बेरूबरी केस 1960 में हुआ था, उस बेरूबरी केस में हमने जो बेरूबरी नामक जगह थी वो किसको गिफ्ट में दी थी? पाकिस्तान को दिया था, बांग्लादेश को दिया था, ऑस्ट्रेलिया को दिया था, या अफगानिस्तान को दिया था? ये समझ में आ रहा है? ईस्ट पाकिस्तान। और अगर वहां पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया है तो आंसर बांग्लादेश सही होगा, ना कि पाकिस्तान, क्योंकि वहां बांग्लादेश है। तो ईस्ट पाकिस्तान का नया नाम आज में क्या है? बांग्लादेश। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का टाइप। चलिए, हाँ बोलिए। जैसे आपने लाइन की, रेड की, हाँ, काफी सारे लाइन बॉर्डर वो है ज्योग्राफी का पार्ट। वो इसलिए अभी अभी ऐसे तो बहुत सारी लाइन है। देखो अभी आपका क्या हो जाता है, वो है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ क्या है बेटा? ये एक बॉर्डर है, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। रेड क्लिफ एक बॉर्डर है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। अगर पूछेगा मैकमोहन लाइन बताइए, ये चाइना के बीच में है। चाइना और भारत के बीच का जो बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। अब बताइए आप, 24 पैरेलल लाइन, 24 पैरेलल लाइन, क्वेश्चन पूछेगा बताइए ये किसके बीच की बॉर्डर है? इंटरनेशनल बॉर्डर, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। रिसेंट में एक सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया था? ये रिसेंट इसी साल का है या लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। पैरेलल 49 लाइन, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, बताइए किसके बीच का है? आंसर था यूएसए एंड कनाडा। तो ये आपका क्या हो जाता है बेटा, जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना उस टाइम पे ये बॉर्डर ऑर्डर सब कुछ कवर कराऊंगा। अभी तो ये पॉलिटी से रिलेटेड था इसलिए मैंने वो बॉर्डर ऑर्डर छेड़ा नहीं। ऐसे और भी बहुत सारी लाइन है। पैरेलल 49 है, पैरेलल 38 है, पैरेलल 39 है, पैरेलल 31 है, 32 है, 33 है, रेड लाइन है, पर्पल लाइन है, ब्लू लाइन है, येलो लाइन है, बहुत सारी लाइन है। ठीक है, अभी आ जाते हैं फिलहाल वापस। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? इसके पहले बेरूबरी यूनियन। बेरूबरी यूनियन केस 1960 में हुआ था, लेकिन हमने बांट पहले ही दिए थे। 1958 में जब बेरूबरी यूनियन हम किसको बांट रहे थे, ये क्या हुआ था, बढ़ गया था भारत और ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं ईस्ट पाकिस्तान। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जब बेरूबरी यूनियन बट रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वो किसके थ्रू बटा? नेहरू नून अग्रीमेंट, ये याद रखना। इस अग्रीमेंट के थ्रू, जो कि कब हुआ था? 1958। बस अब देखो सिंपल क्वेश्चन रेलवेज में क्या पूछ सकता है, नेहरू नून अग्रीमेंट किस ईयर में हुआ? 1956 में हुआ, 1958 में हुआ, 1960 में हुआ या 62 में हुआ? तो कब हुआ? 58 में। और दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाता हूं सेम तरीके से, नेहरू नून अग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? अब आपको वहां पर 4 सिटी डाल दी जाएगी, बेरूबरी से रिलेटेड है, कलकत्ता से रिलेटेड है, समझ में आ गया? 4 सिटीज डाल देगा तो किससे रिलेटेड है? बेरूबरी से रिलेटेड है। चलिए अगली चीज क्या पूछा है, अब चलो देख लेते हैं। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी है जो अभी हम बताना चाहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं राज्यों की। जब भारत आजाद हो रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ था बेटा, एक
कमेटी बनाई गई थी 1947 में, जिसको कहा जाता है माउंटबेटन कमेटी या माउंट बेटन कमीशन। ठीक है, ये माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन सबको पता होगा, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। ये भारत में, अब मान लीजिए 1947 में ये कमेटी अपॉइंट की गई थी और इनको बोला गया था भारत और पाकिस्तान अब बनने वाला है, बताइए उनकी कंडीशंस क्या होगी। तो माउंटबेटन नामक एक व्यक्ति था, उसने क्या बोला, भारत जब बटेगा, इसने एक थ्योरी दिया जिसको कहा जाता है टू नेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? टू नेशन थ्योरी। अब टू नेशन थ्योरी मतलब इन्होंने बोल दिया था कि दो देश तो बनने वाले हैं, पाकिस्तान अलग हो जाएगा, भारत अलग हो जाएगा। ये टू नेशन थ्योरी जब इसने दिया तो इसने कंडीशन रखा, अब दो नेशन तो बनने वाले हैं, दो देश तो बनने वाले हैं, लेकिन मुद्दा यह था कि ये जो दो देश बनेंगे, डिसाइड कैसे होगा कौन सा राज्य किसको मिले। तो उस समय पूरे भारत में टोटल प्रिंसली स्टेट कितने थे? 552। मैं बताना चाहूंगा 552 को इन्होंने बोला वोटिंग कराओ, जो जो भारत से जुड़ना चाहता है वो भारत में जुड़ जाओ, जो जो पाकिस्तान से जुड़ना चाहता है वो पाकिस्तान से जुड़ जाओ। अब आपको हम बताना चाहेंगे 552 में 549 लोग किससे जुड़ गए? भारत से। इसलिए पाकिस्तान आज भी भूखा नंगा है। हम आपको बताना चाहेंगे, अब बचे हुए तीन हैं। अब तीन प्रिंसली स्टेट के नाम में एक हो जाएगा आपका हैदराबाद, एक हो जाएगा आपका जूनागढ़, एक हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। हम आपको बताना चाहेंगे, हैदराबाद को हमने पुलिस एक्शन के थ्रू क्या कर लिया? भारत में जोड़ लिया। पुलिस एक्शन क्यों? उस समय वहां पर निजाम का, यहां पर किसका हुक्म चलता था? निजाम्स का। निजाम भारत को छोड़ दे नहीं रहा था हैदराबाद। नेहरू जी को पीछे से आए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बोले एक काम करो, नेहरू जी मान गए थे, बोले एक काम करो यार, ये दे नहीं रहा है, पाकिस्तान को दे देते हैं। उन्होंने बोला कैसी बात कर रहे हो, ईस्ट पाकिस्तान अलग है, वेस्ट पाकिस्तान अलग है, बीच में एक और पाकिस्तान आप देने की बात कर रहे हो। बोले एक काम करो, वहां पर बहुत सारे हिंदू रहते हैं, एक नया चीज उन्होंने बोला रेफरेंडम कराइए। एक वर्ड ऑफ द डे आपके लिए आज, रेफरेंडम, DUM, रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है पब्लिक का मत मांगिए। बोले एक वोटिंग कराइए, तो रेफरेंडम कराया गया। कहां पर? हैदराबाद में। कुछ लोगों ने बोले कि हमको, कुछ नहीं, काफी लोगों ने बोले हमको, यानी मोर देन मेजोरिटी, यानी 50 से ज्यादा प्रतिशत, उसमें क्या लोगों ने बोला? हमको भारत के साथ जुड़ना है। तो निजाम के साथ फिर बात किया गया, बोले बेटा हैदराबाद हमको दे दो, शांति से आप निकल लो अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो। उसने बोला हम तो नहीं देंगे, पाकिस्तान में भी नहीं जाएंगे, जो करना है कर लो। लेटर में उनसे बतिया रहा है, बहुत सारा झगड़ा हो रहा है। कुल मिला के उस टाइम पर हमने आर्मी को बोला एक काम करो, कितने दिन लगेगा इसको लाने में? बोले बड़े मुश्किल से 5 दिन। 13 अप्रैल से लेके, यहां पर क्या हुआ, 13 सितंबर से लेके 13, 14, 15, 16, 17 सितंबर के बीच में हैदराबाद को छीनने के लिए आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। क्या नाम था? ऑपरेशन पोलो। और केवल 5 दिन के अंदर हमने हैदराबाद को अंडरटेक कर लिया, अब अपने कब्जे में ले लिया। अब बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ में शांति से एक और रेफरेंडम हुआ, लोगों ने बोले हमको भारत में जुड़ना है, भारत में जुड़ गया। अब बात आती है किसकी? जम्मू कश्मीर की। अब जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, उस टाइम पे यहां पर एक राजा रहता था। राजा कौन था वो? हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। हरि सिंह तो स्टार्टिंग से बोल रहा था ना हमको पाकिस्तान में जुड़ना है, ना हमको इंडिया में जुड़ना है। अब देखा, सब कुछ देख चुका था पाकिस्तान। जूनागढ़ बोले किधर चला गया? भारत चला गया। हैदराबाद किधर चला गया? भारत चला गया। बोले काम करते हैं, जम्मू कश्मीर जिसे कहा जाता है हेवन ऑफ द अर्थ, इसे स्वर्ग कहा जाता है दुनिया का, बोले कहीं यहां पर भी अगर रेफरेंडम हो गया तो ये भी इधर आ जाएगा। तो उन्होंने बोले काम करो, कब्जाओ साले को। तो उन्होंने कब्जा करने के लिए अटैक कर दिया। अब हरि सिंह दौड़ के आता है हमारे पास, बोलता है प्लीज बचा लो, प्लीज बचा लो, प्लीज बचा लो। इन्होंने बोले ठीक है बचा लेंगे, उसमें क्या है। पीछे से आते हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बोले 2 मिनट रुकिए, एक काम करिए, ऐसे कैसे बचा लेंगे? बचा लेंगे तो ये साला फिर सेपरेट रहेगा। बोले काम करो, डील करो। बोले कैसी डील? बोले देखिए हम बचा तो लेंगे, लेकिन इसके बाद आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। बोले ठीक है, कैसे जुड़ेंगे? बोले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो। क्या किया हमने? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे कहा जाता है अग्रीमेंट। ये एक तरह का अग्रीमेंट था। बेटा 36 बुद्धि केवल हमारे अंबेडकर जी के पास नहीं थे, वह हमारे पटेल जी के पास भी थे। इसलिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बनने वाले थे? पटेल जी बनने वाले थे। उन्होंने बोला पहले एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो, हम आपको ऐसे सॉल्व करा देंगे सारी चीजें। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, हमने भी लड़ाई करे, उन्होंने भी लड़ाई करे, बाकी तो रेस्ट इज द हिस्ट्री, कि बाकी उनके साथ क्या हुआ, भगा भगा के मारे बेटा।
तो आप ये याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर को हमने भारत में कैसे जोड़ा, थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यहां पर इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो जाएगा आपके लिए एक अग्रीमेंट। ठीक है, लिख लीजिए इतना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हालांकि और भी बहुत बड़ी स्टोरी थी, वो बाद में देख लेंगे, फिलहाल आप इतना अभी कर लीजिए।